गूगल मीट पे पढ़ाई है, इस पे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है। एक मिनट, आप लोग लाइन पे रहिए, फ्यू मिनट और लूंगा मैं। जिनको इस पे क्लियर आवाज नहीं होता है, एक साथ दोनों पे कहता हूँ, उससे बेहतर ये होगा कि रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। तो जिसको इस पे आवाज क्लियर नहीं मिलेगा, गूगल मीट का भी मैं लिंक भेज रहा हूँ। अभी आप लोगों को मैंने लिंक सेंड किया है, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसमें, जूम में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे। किस किस ग्रुप में डाल लिंक? हाँ, ग्रुप में डाल दिया है।
स्टार्ट करें, ऑलरेडी 18 मिनट लॉस हो चुका है। सर शुरू कर दीजिए, फिर ये 40 मिनट के बाद तो बंद हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस बेसिकली इसका जो टर्म होना चाहिए वो है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो इसका जो अगर बेसिक डिफिनेशन देखेंगे तो इसमें कहा जाता है कि दिस इज द माइल्डर फॉर्म ऑफ एनीमिया, दिस इज द माइल्डर एंड नॉन प्रोग्रेसिव, this is the milder form and non-progressive form of anemia. This is the milder form and non-progressive form of anemia occurring over a period of 3 to 4 weeks. Over a period of 3 to 4 weeks. Occurring over a period of 3 to 4 weeks. And remain thereafter. तो ये 3 से 4 सप्ताह में ये माइल्डर फॉर्म ऑफ एनीमिया है जो कि 3 से 4 सप्ताह में डेवलप होता है और उसके बाद कंटिन्यू रहता है जब तक इसका कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए, कोई ट्रीट ना किया जाए प्रॉपर इसको, तब कंटिन्यू रहता है। और ऐसे नाम दिया गया इसको एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, बट इट इज नॉट द exact term may be the anemia of chronic inflammation because of के इसमें chronic immune activation होता है, इसमें chronic immune activation होता है और इसकी वजह से जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाती है या फिर जो है इसके क्या नाम है आयरन के एब्जॉर्प्शन में या मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ जाती है। इसकी वजह से इसको जो है बेसिकली ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको डिफाइन किया गया है कि इट इज ए milder and non-progressive form of anemia which is occur over a period of 3 to 4 weeks and remain thereafter. अब अगर हम बात करें आगे तो इसके काउज के बारे में बात करना होगा। काउज को जो है इसके बहुत ज्यादा काउज नहीं है, एक ग्रुप ऑफ काउजेज है जिसमें या तो इसमें काउज जो होगा वो इन्फेक्शन होगा या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होगा या फिर मैलिग्नेंसी होगी। काउज जो इसके होंगे या तो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर इसमें क्या होता है कि आपको मैलिग्नेंसीज की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो इस टाइप के एनीमिया जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन या क्रॉनिक डिजीज के एनीमिया, इसमें दो तरह के बेसिकली सेलुलर चेंजेस आते हैं। एक मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज माइक्रोसाइटिक बट सम टाइम इट मे बी द नॉर्मोसाइटिक, not always microcytic या macrocytic, it is sometime normocytic also,
और इसको अदर किस किस नाम से जाना जाता है, सिड्रोपेनिक एनीमिया या सिंपल एनीमिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, सिड्रोपेनिक एनीमिया या सिंपल एनीमिया। ठीक है, अब इसके हम पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। अब इसके पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इसमें बेसिकली जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि इसमें क्रॉनिक डिजीजेज में या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के नतीजे में पैदा होता है। काउज लिख लिया ना, काउज लिख लिया ना? यस सर। यस सर। सर इसको सिड्रोपैथिक बोले हैं। सिड्रोपेनिक ओके सर। या सिंपल एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके काउज ये पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि या तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आता है या फिर आयरन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर दिक्कत आता है, जिसकी वजह से चूंकि ये माइल्ड फॉर्म इसलिए है चूंकि जो स्टोर्ड आयरन फॉर्म होता है वो धीरे धीरे यूज होता रहता है, इसलिए ज्यादा घटता नहीं है। सर बोलो किसने क्या सर बोला? सिड्रोपेनिक बोले और दूसरा क्या बोले? सिंपल एनीमिया, सिंपल एनीमिया। क्या सर, कट के आ रही आवाज? सिंपल 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 एनीमिया। ओ, सिंपल। ओके सर। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लामेटरी कोई ऐसी डिजीज हो रही है या इन्फेक्शन आ रहा है बॉडी में जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी एंजाइम साइटोकाइन जो है साइटोकाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और साइटोकाइन रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि IL-6 जो है का प्रोडक्शन होने लगता है। अब IL-6 जो है ये हेप्सिडीन को बढ़ा देता है, और हेप्सिडीन क्या करता है कि हेप्सिडीन ये लीवर से जो प्रोड्यूस होता है हेप्सिडीन, ये क्या करता है कि इंटरलाइजेशन ऑफ फेरोपोर्टिन कर देता है, ये इंटरलाइजेशन ऑफ फेरोपोर्टिन कर देता है, और इंटरलाइजेशन ऑफ फेरोपोर्टिन करने की वजह से होता क्या है कि इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन जो है ये एरिथ्रोपाइसिस को कम कर देता है, एरिथ्रोपाइसिस को कम कर देता है, और नतीजे में जो है एरिथ्रोपाइसिस कैसे कम करता है, ये एरिथ्रोपाइसिस हेप्सिडीन के प्रेजेंस में कम हो जाता है ड्यू टू साइटोकाइंस जो है वो, और ये क्या कहता है कि बोन मैरो से जो रिस्पॉन्स आ रहा है एरिथ्रोपाइसिस के लिए एरिथ्रोपाइटिन के जरिए उसको ये इनहिबिट कर देता है, उसको ये इनहिबिट करने की वजह से एरिथ्रोपाइसिस नहीं हो पाता है। तो एक ये प्रोसेस हो गया कि क्या किया कि जैसे ही साइटोकाइन एक्टिवेट हुआ, साइटोकाइन क्या किया कि IL-6 को रिलीज करवाया, और IL-6 जो है हेप्सिडीन को स्टिमुलेट कर दिया, और हेप्सिडीन क्या किया कि वापस से साइटोकाइंस के हेल्प से जो रिस्पांस आ रहा है बोन मैरो से एरिथ्रोपाइसिस के लिए, उस रिस्पांस को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको एरिथ्रोपाइसिस नहीं हो पाता है और IBC नहीं कम हो जाता है। तो एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस वापस से इसमें क्या होता है कि जैसे ही आयरन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या होता है कि आयरन के मेटाबॉलिज्म में जो हमारा स्टोर्ड फॉर्म आयरन है उस स्टोर्ड फॉर्म के को यूटिलाइज नहीं होने देता है, स्टोर्ड फॉर्म को यूटिलाइज नहीं होने देता है। निशात आलम, आपका क्या क्वेश्चन है? निशात आलम, आपने हैंड रेज कर रखा है। निशात आलम,
पता नहीं क्या क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि आयरन का जो सिक्वेस्ट्रेशन होना होता है, तो ये क्या कहता है कि आयरन के इन्फ्लामेटरी एंजाइम क्या कहता है कि आयरन के सिक्वेस्ट्रेशन को रोक देता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। आयरन के सिक्वेस्ट्रेशन को रोक देता है। दूसरी तरफ क्या कहता है कि चूंकि इन्फ्लामेटरी एंजाइम है तो ये इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन और एनी अदर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ये क्या कहता है कि व्हाइट ब्लड सेल को एक्टिवेट करता है, यानी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है और बोन मैरो के जरिए। और जब कभी भी व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट होगा, हेलो हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? स्टोर फॉर्म जो आयरन होता है हमारा हेमोसिडरीन, उसको ये कन्वर्ट करने के लिए मेटाबोलाइजेशन को इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से स्टोर्ड फॉर्म आयरन भी यूज नहीं हो पाता है। दूसरी चीज ये क्या कहता है कि ड्यू टू साइटोकाइन रिस्पॉन्स बोन मैरो से व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। ड्यू टू बोन मैरो साइटोकाइन्स रिस्पॉन्स बोन मैरो से व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, और व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो नतीजे में क्या होगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है और नतीजे में क्या होता है कि हमारा एक तरफ से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ से प्रोडक्शन कम हो रहा है, नतीजे में एनीमिया। तो ओवरऑल तीन मैकेनिज्म होते हैं। पहला मैकेनिज्म क्या होता है, इन्फ्लामेटरी यानी साइटोकाइन जो है ये प्रोलिफरेशन ऑफ एथ्रोसाइट्स पैदा करता है, करता है और प्रोलिफरेशन ऑफ एथ्रोसाइट करता है। दूसरा क्या कहता है कि ये इन्फ्लामेटरी एंजाइम एथ्रोपाइटिन के रिलीज को कम करता है, यानी एथ्रोपाइटिन का जो रिलीज होना चाहिए उसको ये कम कर देता है। और तीसरा क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जो सरवाइव कर रहा है ड्यू टू ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ड्यू टू इन्फ्लामेशन, उसके लाइफ को कम कर देता है। तो ये बेसिकली तीन फेनोमेना होता है। अगर तीनों फेनोमेना को लिखना है तो लिख लीजिए इस तरह से, साइटोकाइन सप्रेस द प्रोलिफरेशन ऑफ एथ्रोइड प्रीकर्सर, साइटोकाइन्स suppress the proliferation of erythroid precursor, cytokines suppress the precursor of erythroid precursor from bone marrow. दूसरा, cytokines inhibit the release of erythropoietin. Cytokines inhibit the release of erythropoietin. And तीसरा, सर्वाइवल ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसी। सर दूसरा क्या कहा आपने? दूसरा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ एथ्रोपाइटिन फ्रॉम किडनी। यस। और तीसरा, ये शॉर्टन द लाइफ ऑफ आरबीसी due to cytokines and TNF. सर सर्वाइवल ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसी ये पूरा बोलिएगा। साहिबा आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंचे, जो नहीं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप तेज बोल सकती हैं? सर मैंने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा। अच्छा, नहीं इंडिकेट कर रहा था साहिबा का। ओके, तो सर फिर से एक बार रिवाइज कर दीजिए ना, तीनों प्रोसेस जो होता है। तीनों प्रोसेस जो होता है उसको फिर से रिवाइव करें। सबसे पहली चीज क्या होती है कि साइटोकाइन जो है ये सप्रेस कर देता है प्रोलिफरेशन ऑफ एथ्रोइड प्रीकर्सर को, यानी साइटोकाइन्स जो है साइटोकाइन सप्रेस द प्रोलिफरेशन ऑफ एथ्रोइड प्रीकर्सर फ्रॉम बोन मैरो।
from bone marrow, suppress the precursor of erythroid from bone marrow. दूसरा, cytokine inhibit the release of erythropoietin from kidney. दूसरा, cytokines inhibit the release of erythropoietin from kidney. And तीसरा, decrease the survival of circulating RBC. Decrease the survival of circulating RBC. यस सर हो गया। सर उसके आगे ड्यू टू कुछ बोला Cytokines and TNF, due to cytokine and TNF alpha. ओके सर। ओके, सो अगर अब हम इसकी बात करें, क्या नाम है, क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स वगैरह जो है, जिस टाइप के मेनली जो है जो जनरल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो जनरल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा इसमें एक खास बात यह है कि बहुत रेयरली इसमें HB लेस देन 9 जाता है, यानी अमूमनतः इसका HB जो है मोर देन 9 ही होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये अमूमनतः मोर देन 9 ही होता है, रेयरली ये लेस देन 9 जाता है। ठीक है, अभी 5 मिनट बाद जूम पे कट जाएगा, तो जस्ट लिसन टू मी, अभी 5 मिनट बाद जूम पे कट जाएगा, तो अगर जिसको जूम पे ज्वाइन करना हो तो एक मिनट बाद सेम आईडी से जो पहले मैंने ये भेज रखा है उसी से 1 से 1.5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जूम पे इसलिए थोड़ा सा ये कर रहा हूँ ताकि उस पर रिकॉर्ड हो जा रहा है लेक्चर। ठीक है, ओके, तो एक तो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि जो जनरल फीचर्स होते हैं वो अमूमनतः मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा इसमें रियरली लेस देन 9 ग्राम पर DL HB जाता है, अमूमनतः ज्यादातर केसेस में मोर देन 9 होता है, जैसा कि डिफिनेशन से भी पता चला है हमें कि इट इज द माइल्ड एंड नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ एनीमिया। तो इस वजह से इसमें लेस देन 9 रियरली ही जाता है, अमूमनतः HB जो है मोर देन 9 ही रहता है, तो माइल्डर फॉर्म ऑफ एनीमिया होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि अब इसमें जो भी डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली साइन एंड सिम्टम होते हैं। सपोज करो किसी को क्रॉनिक रीनल फेल्योर है या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो हो रहा है, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बेसिक क्या काउज है, या तो इन्फेक्शन या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या फिर मैलिग्नेंसी। तो एक डिजीज इसमें जैसे आ जाती है आपको कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर। क्रॉनिक रीनल फेल्योर 2 वजह से हो सकता है, एक या तो जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाए, ट्यूबुलर नेक्रोसिस होने लगे, दूसरा या तो ऑटो इम्यून जो है नेफ्रॉन का डिस्ट्रक्शन होने लगे। तो इन दोनों नतीजों में क्या होगा कि जो साइन सिम्टम हमको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, क्रॉनिक रीनल फेलियर के इंफ्रा और वाइटल इडमा मिलेंगे। सर ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा और क्या हो जाएगा? हाँ, सर उसका क्रोनिक रीनल फेलियर का कॉज बोले ये ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से ट्यूबुलर नेक्रोसिस होने लगता है। दूसरी चीज ऑटो इम्यून जो है नेफ्रॉन्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, या नेफ्रोटिक किडनी सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ऑटो इम्यून तौर पे किडनी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, नतीजे में क्या होगा, पहला, हेलो बोलो सर, क्रोनिक रेनल फेलियर
जब हो जाएगा तो उसमें इरिथ्रोपोइटिन एनीमिया भी तो उससे होता है ना सर, जो आपने बताया। बिल्कुल, इरिथ्रोपोइटिन चूंकि किडनी से ही तो इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज होता है ना, तो पहले भी हम इसमें फीचर्स में बताए हैं ना पैथोफिजियोलॉजी में, जी तो इसीलिए तो मैं सबसे पहले लिया हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को क्रोनिक रीनल फेल्योर है, नतीजे में क्या होगा, उसको इंफ्रा ऑर्बिटल इडमा, सबसे पहला साइन क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल इडमा। दूसरी चीज फ्लूइड ओवरलोड हो रही है तो जनरलाइज्ड इडमा भी हो सकता है, जिसको एनासार्का भी कह सकते हैं। जनरलाइज्ड इडमा भी हो सकता है, जिसको एनासार्का भी कह सकते हैं। तीसरी चीज हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकता है। तीसरी चीज हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकता है। चौथी चीज हाई वॉल्यूम फेल्योर में जा सकता है या हाई आउटपुट फेल्योर में जा सकता है। हाई आउटपुट फेल्योर में जा सकता है। कार्डियक फेल्योर, हाई आउटपुट कार्डियक फेल्योर में जा सकता है। ठीक है, यस सर। वहीं अगर किसी को हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट की वजह से होता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में या फिर पर्निशियस एनीमिया में या फिर एडिसन्स डिजीज में या हाइपोगोनाडिज्म में या फिर आपको इसमें क्या नाम है, मेनोरेजिया में, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट है, और हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट होने की वजह से इसमें क्या होगा कि आपको ओबेसिटी या